नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। सोचिए जरा, जब कोई देश मून को सिर्फ देखने का सपना नहीं बल्कि लूनर मिनरल्स निकालने और 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने की बात करे तो दुनिया की प्रतिक्रिया कैसी होगी। आज ताइवान मीडिया और लोगों की रिएक्शन ने यही दिखा दिया है कि इंडिया स्पेस एम्बिशन अब नजरअंदाज करने लायक नहीं रही। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने एशिया पैसिफिक मीडिया इकोसिस्टम में हलचल मचा दी है। चाइनीज मीडिया, चाइनीज टेक एक्सपर्ट्स और आम लोग सब भारत के हालिया सैटेलाइट लॉन्च LVM-3M6 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन को देखकर हैरान हैं। आज अगर हम डेटा देखें, इसरो का LVM-3 जिसे पहले गगनयान मिशन के लिए जाना जाता था, वही रॉकेट अब हेवी पेलोड कैपेबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफिशिएंसी का ग्लोबल बेंचमार्क बन चुका है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट जो एडवांस्ड कम्युनिकेशन और IoT बेस्ड सर्वेलेंस कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है, उसका सफल लॉन्च को देखकर चाइनीज मीडिया हैरान है। India's plan for lunar exploration, lunar resources और indigenous space station by 2030 ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये इंडियाज अराइवल एज अ सीरियस स्पेस पावर का संकेत है। थोड़ा पीछे चलते हैं। इसरो ने लो बजट हाई प्रिसीजन मिशन से दुनिया को चौंकाया। चंद्रयान 3 की हिस्टोरिक सॉफ्ट लैंडिंग, गगनयान की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट तैयारी और अब लॉन्ग टर्म स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का रोड मैप। जहां कई देशों की स्पेस प्रोग्राम्स कॉस्ट ओवररन्स और फेलियर्स से जूझ रही है, वहीं भारत ने कॉस्ट इफिशिएंसी प्लस रिलायबिलिटी का ग्लोबल बेंचमार्क सेट किया। अब सवाल उठता है, ताइवान मीडिया इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि लूनर मिनरल्स जैसे हीलियम 3, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, फ्यूचर एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजी का कोर बनने वाले हैं। जिस देश के पास मून पर अर्ली एक्सेस होगा, वही नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमी की दिशा तय करेगा। और यहीं से स्टोरी बदलती है। इंडिया अब सिर्फ सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला देश नहीं, बल्कि स्पेस इकोनॉमी, डीप स्पेस लॉजिस्टिक्स और ऑर्बिटल प्रेजेंस की बात कर रहा है। 2030 स्पेस स्टेशन प्लान का मतलब है इंडिपेंडेंट रिसर्च प्लेटफॉर्म, ह्यूमन स्पेस एंड्योरेंस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन स्पेस। ताइवान मीडिया की रिएक्शंस में एक्साइटमेंट भी है, क्यूरियोसिटी भी और कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी कि इंडिया इज नो लॉन्गर कैचिंग अप, इंडिया इज सेटिंग द पेस। तो सवाल सीधा है, क्या 2030 तक इंडिया अपना स्पेस स्टेशन बना पाएगा? क्या मून पर इंडिया का नेक्स्ट बिग लीप ग्लोबल बैलेंस बदल देगा? तो चलिए ताइवान मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो NRIs है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था इंडियाज स्पेस ड्रीम, स्क्रैम्बलिंग फॉर लूनर मिनरल्स, कॉलिंग फॉर ए सेल्फ बिल्ट स्पेस स्टेशन बाय 2030। 3, 2, 1, 0। 火箭点燃， रॉकेट लॉन्च होता है और तेजी से आकाश की ओर उड़ान भरता है। Bluebird Block 2 satellite separated. LVM-3M6 Bluebird Block 2 mission successfully accomplished. 印度24号 भारत ने एक बार फिर अपने 24वें कैरियर रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस बार इसके माध्यम से अमेरिकी कंपनियों द्वारा निर्मित एक लो अर्थ ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया। इसका वजन लगभग 6100 किलोग्राम था। इस लॉन्च ने भारत द्वारा अब तक भेजे गए सबसे भारी सैटेलाइट का रिकॉर्ड बनाया। This is the heaviest satellite ever lifted from Indian soil using a Indian launcher. This is also the third fully commercial mission of LVM-3 and the vehicle has demonstrated its excellent track record. 从这次的任务中， इस मिशन से यह देखा जा सकता है कि भारत की सेल्फ प्रोपेल्ड रॉकेट टेक्नोलॉजी काफी मैच्योर हो चुकी है और इसका कमर्शियलाइजेशन भी हो गया है। विदेशी मीडिया के अनुसार भारत एलन मस्क के नेतृत्व वाली स्पेसएक्स के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए तैयार है। We want to establish an economy which is a space economy, and this is the right time in the history. In 2022, SpaceX Falcon 9 became the world record holder for the most launches of a single vehicle type in a single year. The company launched a rocket almost every 6 days that year, with 61 launches in total. 根据新加坡亚洲新闻台报， सिंगापुर एशिया न्यूज के अनुसार स्पेसएक्स के नेतृत्व में अमेरिका ने 6000 से अधिक सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। चीन ने लगभग 600 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जबकि भारत काफी पीछे है और उसके केवल लगभग 60 सैटेलाइट्स हैं। निवेश के संदर्भ में चीन के लगभग 16 अरब अमेरिकी डॉलर के वार्षिक अंतरिक्ष बजट की तुलना में भारत का बजट लगभग 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर है।
जो छोटे झींगे और बड़े व्हेल जैसा अंतर दर्शाता है। फंडिंग में यह अंतर लगभग 7 गुना है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण अंतर पेलोड ले जाने की क्षमता में है। 运载能力。 Where China is ahead is heavy lift capacity. So while India's geosynchronous launch vehicle, the GSLV Mark III, can take about 10 tons to low Earth orbit, the Long March 5 can take about 25 tons. Lift capacity refers to how much weight a vehicle can carry into space. 除了科研， रिसर्च के अलावा इससे जुड़े कुछ अधिक सेंसिटिव मिलिट्री पहलू भी हैं। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से उपलब्ध जानकारी के अनुसार बीजिंग के पास लगभग 250 ISR इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकनेसेंस मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, जबकि भारत के पास केवल कुछ ही हैं। हालांकि भारत ने बार-बार यह जोर दिया है कि उसका अंतरिक्ष सपना अब विजय नहीं बल्कि विकास से जुड़ा है। वहीं चीन 2030 तक अपना स्वयं का स्पेस स्टेशन स्थापित करने और आगे चलकर लूनर बेस बनाने की योजना बना रहा है। इसके बावजूद जियोपॉलिटिकल चिंताओं की भावना हमेशा बनी रही है। 中挥之不去。 Let's accept the reality that the first Chinese to go to the space by using Chinese modules happened in 2003. India has not gone to the space as far as the human mission is concerned. India has made investments which are required for India. 现阶段 इस स्टेज में स्पेस रेस की आधारशिला बनना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी सबसे पहले चंद्रमा पर एक बेस स्थापित करेगा, उसे उन स्पेस रिसोर्सेज पर नियंत्रण का अवसर मिलेगा जिनकी कीमत अरबों डॉलर हो सकती है। The issue of lunar mining is extremely becoming vital and strategic today. So there are a few resources on the moon that nations are thinking about, and this includes the US, China, Russia, India, and Japan, for example, which is helium-3 that basically can be utilized for nuclear fusion if we can crack that technology, and by that you will get much faster rockets. The second resource are platinum rare group metals, so that is another very critical resource. 为了要在这场竞赛 इस रेस में ब्रेक थ्रू हासिल करने के लिए भारत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अंतरिक्ष बाजार पर इसरो के मोनोपोली को समाप्त करना और प्राइवेट कंपनीज के लिए रास्ता खोलना। 敞开大门。 Skyroot main mission is to open space for everybody. We are building rockets which can specifically launch smaller satellites, something below 500 kilograms. If you look at the space industry globally, amongst the developed nations, the economic growth or the economic contribution of space really comes when the private sector gets into it. You look at SpaceX, for example, right? It's one of the highly valued companies in the world. 由于起步较晚，印度在 वर्तमान में ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है, लगभग 2%। इसका लक्ष्य 2030 तक इसे 8% और 2047 तक 15% तक बढ़ाना है। इसके साथ ही इकोनॉमिक आउटपुट को लगभग 8 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर करीब 44 अरब अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। TVBS न्यूज 新闻综合报道。 想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。 सबसे पहले व्हाइट कॉलर ने लिखा है कि इंडिया ने हमेशा साबित किया है कि जो भी उनका मजाक उड़ाता है उसे जवाब वर्ड से नहीं बल्कि अपने काम और सक्सेस से मिलता है। उसके बाद ऐशवार्ती PS ने लिखा है कि चाइनीज कमेंट सेक्शन में रो रहे हैं क्योंकि चाइनीज इक्विपमेंट भरोसेमंद नहीं है। उसके बाद लेंगलेंग ने लिखा है कि ताइवान और इंडिया एक ही परिवार हैं, इंडिया का गौरव ब्रदर चिंगडे का भी गौरव है। उसके बाद इंट्रूडर ने लिखा है कि तिब्बत प्राचीन भारत का हिस्सा है, तिब्बत सदियों से भारत का अभिन्न अंग रहा है। उसके बाद टाइटन ने लिखा है कि मैं हमेशा से मानता आया हूं कि इंडिया एक बहुत पावरफुल देश है, अगर वो अपनी पॉपुलेशन एडवांटेज को सही तरह से इस्तेमाल करे तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इंडिया को अंडर एस्टिमेट करना सूनर और लेटर निराशा ही देगा। उसके बाद एनिफ ने लिखा है कि तिब्बत इंडिया का अभिन्न हिस्सा है। उसके बाद सुरवियो ने लिखा है कि ध्यान से देखना चाहिए कि कैसे इंडिया एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, स्पेस रिसर्च से लेकर डिफेंस तक। दूसरों को इंडिया को देखकर कुछ सीखना चाहिए। डिफेंस से लेकर स्पेस मिशंस तक इंडिया लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। देखिए ग्लोबल लेवल पर हर फील्ड में इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है। यहां तक कि साउथ कोरिया को भी इंडिया से सीखना चाहिए कि कैसे इंडिया दिन रात मेहनत करता है और उसी मेहनत का फल पा रहा है। अगर आप मेहनत करते हैं तो सक्सेस अपने आप मिलती है। उसके बाद कुवलेंट ने लिखा है कि इंडिया आज भी एक स्पेस पावर है और चाइना को अभी इंडिया से बहुत कुछ सीखना है। उसके बाद सुशा ने लिखा है कि जैसा कि एक डेवलप्ड कंट्री से उम्मीद होती है, इंडिया वाकई शानदार है
उसके बाद टोफुकेशो ने लिखा है कि इंडियंस गंगा नदी से ई कोलाई बैक्टीरिया पूरे यूनिवर्स में फैलाना चाहते हैं क्योंकि इंडिया में हर कोई गंगा के पानी से इम्यून है। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि ये कमेंट्स साइंटिफिकली इलिटरेट, रेसिस्ट और इनसिक्योरिटी से भरी हुई है क्योंकि ई कोलाई कोई इंडियन मोनोपोली नहीं है। ये बैक्टीरिया पूरी दुनिया में पाया जाता है, इंक्लूडिंग चाइना, यूरोप, और हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम लोगों से पूरी दुनिया ने कोरोना वायरस का दर्द झेला है। हो सकता है तुम लोगों की सोच ऐसी हो, लेकिन हमारी नहीं। इंडिया फैक्ट्स, डेटा और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ता है, जबकि कुछ लोग आज भी चीप सार्केज्म और आउटडेटेड स्टीरियोटाइप्स से अपनी फ्रस्ट्रेशन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे तुम लोगों ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया। हो सकता है आपकी सोच ऐसी हो, लेकिन हमारी नहीं। उसके बाद क्वेटवांग ने लिखा है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि इंडिया 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन बना सकता है? जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि अरे अक्कल के अंधे, तेरी बात सुनकर सच में डाउट होता है कि तूने 2030 तक इंडिया की कैपेबिलिटी और लॉन्ग टर्म गोल्स पर रिसर्च किया या नहीं। भारत के पास एक क्लियर रोड मैप है जिसमें गगनयान, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, स्पेस स्टेशन मॉड्यूल्स, एडवांस्ड प्रोपल्शन, इंटरप्लैनेटरी मिशंस और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स शामिल हैं। तो अगर तू थोड़ा रिसर्च करता तो पता चलता कि ये सिर्फ ड्रीम्स नहीं हैं, ये स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड एम्बिशंस हैं जिनके लिए इंडिया ऑलरेडी ग्राउंड वर्क कर रहा है। और यही कारण है कि दुनिया अब इंडिया को क्रेडिबल स्पेस पावर के तौर पर मानती है। उसके बाद सौरभ ने लिखा है कि बीजिंग हिस्टोरिकली इंडिया का हिस्सा रहा है। उसके बाद ओके ने लिखा है कि ताइवान को अपने डेवलपमेंट के लिए 2 लाख इंडियन वर्कर्स लाने चाहिए। उसके बाद डेलाइट ने लिखा है कि इंडिया की रॉकेट कैपेबिलिटीज का मजाक मत उड़ाओ, उनकी पेलोड कैपेसिटी बढ़ रही है और फेलियर रेट कम हो रहा है। वे जापान से बहुत पहले ही आगे निकल चुके हैं। इसके विपरीत ताइवान दशकों से छोटे रॉकेट्स टेस्ट कर रहा है जो बस हवा में ही उड़ पाते हैं। उसके बाद लियोंग टिमी ने लिखा है कि यूएसए इंडिया से कमजोर है। उसके बाद ब्रूनो ने लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उसके बाद जिमी ग्वेन ने लिखा है कि डेमोक्रेसी की एक पहचान दिखावा करना भी है। ताइवान और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं और एक रीजन खुद को एशिया की सबसे डेमोक्रेटिक जगह बताता है। उसके बाद टॉमी ने लिखा है कि इंडिया का LVM-3 रॉकेट जिसने ये बड़ी अचीवमेंट हासिल की, उसकी कैपेबिलिटीज लगभग यूएस, चीन और सोवियत यूनियन के लेट 1960 के दशक से शुरू होकर 1970 के दशक के स्तर जैसी हैं। आज के यूएस, चीन और रूस के मेनस्ट्रीम लॉन्च व्हीकल्स से तुलना करें तो ये करीब आधी सदी पीछे है, लेकिन फिर भी दुनिया के कई हिस्सों के लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट है। ये इंसल्ट नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग हिस्ट्री की एक ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन है। उसके बाद सुसांटा ने लिखा है कि चाइना खुद को बहुत शक्तिशाली मानता है, लेकिन इंडिया एक स्लीपिंग लायन है जो अपनी ताकत दिखाने में जल्दबाजी नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर इसका बड़ा उदाहरण है जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह चौंका दिया और दोबारा हमला करने से पहले सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद Q59 ने लिखा है कि स्पेस एक्स ईस्ट इंडिया कंपनी के डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो कर रहा है। चाइना और इंडिया सहयोग के अलावा सिर्फ बॉर्डर्स बंद कर सकते हैं। उसके बाद मैस्कुलर XX ने लिखा है कि मुझे लगता है इंडिया बुरी तरह असफल होगा। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि अरे नाली की बदबू में पलने वाले कीड़े, वर्ल्ड स्पेस मिशंस में भारत की क्रेडिबिलिटी आज कहां खड़ी है, पहले अपने बाप से जाकर पूछ ले, फिर यहां कमेंट करने आना। उसके बाद शाओबेजी ने लिखा है कि मेरा थर्ड ब्रदर चांद पर करी ले जाने की कोशिश कर रहा है। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि मन कर रहा है कि पूरे चीन को चांद पर दफना दूं, लेकिन भारत अभी चीन जैसे कीड़ों के बारे में सोचना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि अगर फ्यूचर में हम स्पेस स्टेशन में बैठकर चीन को करी बनाकर खा सकें, इसरो को इस पर सोचना चाहिए। उसके बाद भारत एक्सट्रीम ने लिखा है कि अनस्टॉपेबल इसरो। उसके बाद शरारती बाचा ने लिखा है कि मैं कुछ पागलों को देख रहा हूं जो इस ताइवानीज मीडिया के कमेंट सेक्शन में आकर अपनी इलिटरेसी दिखा रहे हैं। उन्हें लगता है ये चाइनीज मीडिया है। अरे अक्ल के अंधों, ये ताइवान की मीडिया है और ताइवान अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा ही मानता है। इतना ही नहीं, ताइवान खुद चाइना की दादागिरी से परेशान है क्योंकि चाइना ताइवान को भी अपना हिस्सा बताता है। उसके बाद टियनमिंगचन ने लिखा है कि जिस देश में टॉयलेट्स नहीं हैं वही स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि तेरा बातों पर हंसी आ रही है। एक काम कर, तू लोग अपने देश में वायरस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपने साइंटिस्ट्स को जिंदा क्यों रखा? उन्हें मार डाल। तेरे देश में तो साइंटिस्ट हैं, लेकिन वे वायरस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके बाद सिटीज एक्सप्लोर ने लिखा है कि चाइना बिहार का हिस्सा है। उसके बाद डीन ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर एबनॉर्मल ह्यूमंस ने लिखा है कि इंडिया बहुत मॉडेस्ट है। ये 2030 तक अर्थ को यूनिफाई कर सकता है, लेकिन अगर मिल्की वे को यूनिफाई करना है तो पहले साउथ कोरिया को हराना होगा क्योंकि यूनिवर्स की नंबर 1 सुपर पावर इंडिया के राइज को बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि मदर, तूने तो खुद ने तेरा नाम लिखा कि तू शायद साउथ कोरिया का एबनॉर्मल ह्यूमन है। तुझे और क्या ही बोलूं? पहले इसरो और इंडिया स्पेस रिसर्च के बारे में थोड़ा स्टडी कर बच्चे।
उसके बाद किशोर किंग स्टील ने लिखा है कि पक्का इलॉन मस्क और ट्रंप खुश नहीं होंगे, अब यूएसए के ज्यादातर स्पेस प्रोजेक्ट्स इंडिया आ रहे हैं। उसके बाद किरण कुमार ने लिखा है कि इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, 1 साल के अंदर इंडिया में इतनी क्षमता आ गई है कि वह चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ हरा सकता है। इंडियन कंपनीज दिन रात काम कर रही हैं नए ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स, फाइटर जेट्स बनाने के लिए। चाइना के मुकाबले पाकिस्तान तो बस एक चींटी है जिसे चाइना फंड करता है। इंडिया जानता है कि चाइना एक धोखेबाज है, इसलिए हर मोर्चे पर तैयारी कर रहा है। यही इंडियन स्ट्रैटेजी है ताकि फ्यूचर में चाइना कभी इंडिया को छूने की हिम्मत न करे।